कोलकाता का सॉल्ट लेक इलाका है और यहां पर भीषण आग लगी हुई है। मौके पर आग की ऊंची लपटें उठती हुई आप देख रहे हैं। देखिए कितनी भीषण ये आग है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में ये आग लगी हुई है। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती उसके मुताबिक एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में आग लगी है और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी जा चुकी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो कोलकाता का ये सॉल्ट लेक इलाका और यहाँ सॉल्ट लेक इलाके में एक फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और सॉल्ट लेक इलाका, जहां पर फैक्ट्री में ये आग। तो ये तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की आप तस्वीर देख रहे हैं, मतलब पूर्वी भारत हो गया। अब मैं आपको जरा पश्चिमी भारत लेकर चलती हूं। पश्चिमी भारत का गुजरात और गुजरात के अहमदाबाद में भी आग का कहर देखने को मिला है। यहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसमान में काला धुआं, कैसे ये धुएं का गुबार है और बीच बीच में वो आग की लपटें हैं इस धुएं के गुबार से लिपटी हुई, वो भी आपके सामने। फायर ब्रिगेड की टीम यहां अहमदाबाद में भी मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के पूर्वी हिस्से की एक तस्वीर है, दूसरी देश के पश्चिमी हिस्से की तस्वीर है। एक कोलकाता की तस्वीर है, दूसरी अहमदाबाद की तस्वीर। और अब ये अहमदाबाद की तस्वीरें, यहाँ केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। और क्योंकि केमिकल फैक्ट्री आप समझ सकते हैं, केमिकल्स जो हैं ज्यादातर बेहद ज्वलनशील होते हैं और इसीलिए यहां जब आग लगी तो उसने भीषण रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे हम। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सीमा के करीब बसे गांवों में भी लोग इस बार पाकिस्तान के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पाकिस्तान की सीमा के करीब बसे आखिरी गांव दर्दपुरा पहुंचा है, जिसे 90 के दशक में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तनावपूर्ण हालात में भी इस गांव में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रही है। फिलहाल भारत पाकिस्तान सीमा के एक गांव में हूं। इस गांव का नाम है दर्दपुरा। गांव के नाम में ही दर्द है, क्योंकि इस गांव को बेवाओं का गांव भी कहा जाता है, विडोज, विलेज ऑफ विडोज, क्योंकि इस गांव में आज भी करीब करीब 350 महिलाएं बेवा हैं जो अपना घर चलाती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं। ये गांव दर्दपुरा भारत पाकिस्तान सीमा पर है। इस तरफ अगर देखें तो ये भारत की पहाड़ियां हैं और इसके ठीक पीछे अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। अब इस गांव की कहानी बेहद अलग है। जैसा मैं बता रहा हूं कि 1990 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, उस समय यहाँ के पुरुषों को निशाना बनाया गया था। तभी यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब करीब 70 से 80% संख्या में महिलाएं बेवा थीं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। आज यहाँ स्कूल खुले हैं, आज यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ ये बदलाव पिछले 35 साल में आया है और इसी बदलाव की तस्वीर दिखाने के लिए मैं दर्दपुरा गांव पहुंचा हूँ। सरहद पब्लिक स्कूल ये पुणे की एक संस्था है जो पिछले कई सालों से यहाँ काम करती है। सरहद संस्था है, इन्होंने ये स्कूल बनाया है। मुश्ताक है मेरे साथ, जो स्कूल को यहाँ चलाते हैं टीचर्स के साथ मिलकर। मुश्ताक, मैं कह सकता हूँ कि तनाव का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई रुक नहीं रही बच्चों की। जी बिल्कुल, तनाव का माहौल तो पूरे कश्मीर में है और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये एक फ्यूचर है इस गांव के, इस स्टेट के और इस देश के एक फ्यूचर है ये बच्चे। अगर इनकी पढ़ाई रुकी तो ये गांव कभी डेवलप नहीं होगा। आप मौजूदा हालात पर क्या राय रखते हैं? आप क्या समझते हैं? देखो, ये मौजूदा जो भी हुआ है, पहलगाम में हुआ है या कश्मीर में कहीं किसी जगह पे भी होता है, ये जो भी है ये बिल्कुल गलत है। इसके हम खिलाफ हैं, सख्त इसके खिलाफ है। हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि ये होना नहीं चाहिए और ये होने से हमारे कश्मीर का भी बहुत सारा नुकसान होता है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वी आर इंडियन। बिल्कुल, क्या हमें लोग मानने चाहिए कि भाई ये
ये लोग भी हमारे हैं। जो भी हमारे ये गांव के बच्चे हैं या कोई भी है, इनसे किसी से भी पूछोगे ये बोलेंगे हम आखिरी सांस तक इंडिया के साथ हैं। बेटा आपका नाम क्या है? तालिब अहमद मीर। मीर साहब आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा डरते हैं आप स्कूल आने से अभी कि नहीं डरते हैं? क्योंकि कहते हैं कि लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकती है। जी डर लगता है। तो स्कूल आना चाहते हैं आप? जी जी। आप 4th में पढ़ते हैं? जी। तो अभी स्कूल चलता है, अगर स्कूल बंद हो गया तो बुरा लगता है या कैसा लगता है? बुरा लगता है। देश की सेवा करना चाहते हैं, इसी वजह से हम इंडियन आर्मी में बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए। देश सबसे आगे होना चाहिए। आप बताइए बेटा, आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? कह रहे थे जी। क्या बनना चाहते हैं वहाँ पे? कमांडो। और क्यों बनना चाहते हैं? अपनी देश की सेवा करने के लिए। देखिए 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर बहुत डर और खौफ है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसके चलते भारतीय सीमा पर बसे गांव में पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो मांग है वो जोर पकड़ रही है। एबीपी न्यूज अखनूर सेक्टर में एलओसी से सटे हमीरपुर कोना गांव पहुंचा, जहां के लोगों की बस से एक ही मांग है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार स्थितियां बदल रही हैं। तनाव जहां डिप्लोमेटिक लेवल्स पर है, वही तनाव सीमा पर भी है और हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। एबीपी न्यूज इस समय जम्मू के अखनूर के एलओसी के इलाके में है और ये एलओसी से सटा हुआ आखिरी गांव हमीरपुर कोना है। गांव की तस्वीरें आपको दिखा दूं, क्योंकि ये गांव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 22 तारीख के बाद से, जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़े हैं, इस इलाके को, अखनूर सेक्टर को पाकिस्तान ने लगातार टारगेट किया है। दिन के उजाले में जहां पाकिस्तानी सैनिक छिप जाते हैं, वहीं रात के अंधेरे में ये सैनिक यहां पर इस इलाके में फायरिंग करते हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं गौरव सिंह। गौरव सिंह जी, आप यहाँ पर हमीरपुर कोना, ये आखिरी गांव है। जब से 22 तारीख का हमला हुआ है, आप यहाँ इस गांव में रहते हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर? हम जो लोग हैं, नौजवान पीढ़ी जो है, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए पाकिस्तान का, जो बार बार नापाक हरकत हमारे बॉर्डर पे करते हैं। दिन में तो पाकिस्तानी सैनिक छिप जाते हैं, रात को हमला करते हैं, रात को फायर करते हैं। आपको लगता है कि बॉर्डर के हालात ऐसे हैं, क्योंकि आप बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूर है, आपको लगता है डरे हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो पाकिस्तानी, जो हमारे पाकिस्तानी पोस्टें हैं, पहले तो उन्होंने अपना झंडा लगाया था ऊपर, कल से परसों से उन्होंने अपना झंडा भी उतार दिया है। और ये लोग जो रात को फायरिंग करते हैं, छुप छुप कर फायरिंग कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बैंकर बने और जोरदार इनको पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान रात को छुप छुप कर फायरिंग करता है, दिन में जो है। आप चाहते हैं कि इस बार जवाब दिया जाए? हाँ, जवाब देना चाहिए कि हर बार हमें जब भी फायरिंग करते हैं चोरी से ही करते हैं। एक बार हमारा हिंदुस्तान भी अभी फायरिंग करे तो एक बार ही काम खत्म करे। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये जीरो लाइन है। ये जो मीरपुर कोना, इस गांव का नाम है मीरपुर कोना, बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं। जब भी फायरिंग आता है, हमारे बच्चे जो बीवी होती है हम उनको सेव करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे आर्मी के साथ भरपूर साथ देने वाले। सीने पर गोली खा सकते हैं। और पाकिस्तान, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिन के उजाले में न केवल पाकिस्तानी लोग बल्कि पाकिस्तानी सेना भी है जो यहां पर छिप जाती है, बाहर नहीं आती और रात पड़ते ही इन गांव में फायरिंग करती है। और ये वो गांव है जहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा है, जो आखिरी गांव है हमीरपुर कोना, और यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान एलओसी है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर सेक्टर को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान एलओसी की जिस कलियाल पोस्ट से भारतीय इलाके को निशाना बना रहा है, वो घने पेड़ों के बीच पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट है। 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान दरअसल ये जो कलियाल पोस्ट है, यहीं से भारत के अखनूर सेक्टर को वो निशाना बनाता रहा है। मैं जहां खड़ा हूं, ये वो आखिरी घर है जहां से मैं आपको सीमा दिखा सकता हूं। मेरे इस तरफ आप देखिए, ये जो पीछे आप
पेड़ों की एक पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से सटी हुई हमारी LOC है। यहाँ पर जो गांव सामने है वो पाकिस्तान का कलियाल गांव है और इसी कलियाल गांव से पाकिस्तान लगातार फायर कर रहा है और छोटे हथियारों से फायर करके हमारे यहाँ गांव को निशाना बना रहा है। सुभाष सिंह जी, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से हम LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ आप देख सकते हैं सामने जो हमारा एक पोस्ट पड़ता है, ये है देवरा पाकिस्तान का, जहाँ सामने से फायर आता है। इसके नीचे हमारी नदी पड़ती है, वहाँ हमारा एक पोस्ट है, चुनाव पोस्ट उसको बोलते हैं। उसके साथ ही नीचे कलियाल है, तो कलियाल के सामने हमारी पोस्ट पड़ती है। बीच में आगे एक तो जब से 22 तारीख हुआ है, आपको लगता है पाकिस्तान डरा हुआ है, लगातार फायर कर रहा है? वो तो हम देख रहे हैं टीवी में, तो सब कुछ बता रहे हैं, डरा हुआ है, ये है वो है, कुछ जर्नल के ऊपर भी बातें उसकी निकल रही हैं। पर हमारे इधर लोग इतने डरे हुए नहीं है जितने वो डरे हुए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 95 साल। 95 साल। हाँ जी। 95 साल की उम्र में आप यहाँ खड़े हो, डर नहीं लग रहा? ना, हम डरते नहीं हैं ना। हमने 47 से लेकर आज तक मैं इधर रहा हूँ। अब जो इस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आप क्या समझते हैं, जवाब दे देना चाहिए? जवाब नहीं देना चाहिए इनको, वो करारा जवाब दे। आइंदा के लिए ये हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर ना देखे। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती, आप निकलेंगे यहीं रहेंगे? क्या निकले, क्यों निकले? हम उन फौज जवानों की मदद करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। हमें भी 3-4 लड़ाई देखी है, करगिल की भी देखी है, बाठ की भी देखी, चाइना की भी देखी है, फिर सन 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है। अभी बीच में भी जो छेड़ाखानी करते रहते हैं वो भी सब कुछ देखा है। भारत ने आज शिपिंग सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये देश का पहला डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। विजिंजम पोर्ट पर दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों का आवागमन हो सकेगा। इस पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट देश के बाहर के पोर्ट से होता था। इससे भारत को बहुत रेवेन्यू लॉस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विजिंजम पोर्ट से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। विजिंजम पोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने किया है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, केरल का 30 साल पुराना सपना दुनिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार बनना पूरा हुआ। हमें भारत का पहला गहरे समुद्र में स्वचालित बंदरगाह बनाने पर गर्व है। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि बंदरगाह बनने से देश का पैसा देश के काम आएगा। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। देखिए, अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के नागरिकों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला आज दोबारा शुरू हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने की डेडलाइन अगले आदेश तक फिलहाल बढ़ा दी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के किए की सजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल एक पाकिस्तानी महिला वीजा रद्द होने के बाद वापस लौट गई, लेकिन उसके 1 साल के बेटे को नियम अनुसार भारत में ही रुकना पड़ा। अब पाकिस्तानी महिला की भारतीय रिश्तेदार बॉर्डर पर 1 साल के बेटे को भी पाकिस्तान जाने देने की गुहार लगा रही है। अभी हमारा मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है। अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है। उनका लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल तो क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से। आप जा सकते हो।
और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहां भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत। एनआईए के पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। लश्कर के हेडक्वार्टर में ये पूरी साजिश रची गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार है। हमले के पीछे लश्कर, आईएसआई और पाक आर्मी। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई साजिश। हमले में आतंकी मूसा और तलहा के भाई की भूमिका। पहलगाम आतंकी हमले के सुराग तलाश रही एनआईए ने 10 दिन की जांच के बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ है। हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और तलहा भाई पाकिस्तान के ही हैं। आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे। हमले के समय पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे थे। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन के शुरुआती रिपोर्ट भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। सुरक्षा बलों के जवानों ने मेटल डिटेक्टर से बैसरन घाटी का मुआयना किया। एबीपी न्यूज के पास इस जांच का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। साथ ही बैसरन घाटी और उसके आसपास के सभी रास्तों की 3D मैपिंग कराई जा रही है, ताकि आतंकियों के एंट्री और एग्जिट का रूट पता चल सके। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी से 10 किलोमीटर दूर बेताब घाटी में हथियार छिपाए थे। पहलगाम हमले में ऑन ग्राउंड वर्कर्स की भूमिका भी शक के दायरे में है, जो स्थानीय लोग हो सकते हैं। हमले के बाद 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। कल एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी 3 घंटे तक बैसरन घाटी में मौजूद थे। डीजी ने खुद घाटी पहुंचकर पड़ताल की थी और आज भी डीजी सदानंद दाते उन अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं जो पहलगाम हमले की जांच से जुड़े हुए हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत भी सामने आ जाएंगे। फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होगा। देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जहां एक तरफ झूठी खबरों से भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके साइबर आतंकवादी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों का फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की पोल खोलती शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप मैसेज दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। एक्शन पॉइंट्स एंड रिस्पॉन्स बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक अर्जेंट। इसके जवाब में लिखा है, आप कौन? मतलब जिसको साइबर आतंकी इसे इस दावे के साथ भेज रहे हैं कि इसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद वायुसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या करना है, इसका आदेश है, मांगा जाता है। यहाँ पर यह दावा करा जा रहा है कि ये एक थ्रेट अलर्ट डॉक्यूमेंट है जिसे मिलिट्री ने बनाया है और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि उनके सेना के अफसर और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अब इस थ्रेट अलर्ट में लिखा क्या है यहाँ पर कि थ्रेट अलर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीएस डिसीजन, कि सीसीएस का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया है जैसे ये डॉक्यूमेंट इनक्रिप्टेड है। जैसे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि अपने सरकारी लॉगिन क्रेडेंशियल से एक्सेस करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही एक लिंक दिया गया है, वो लिंक भी कुछ इस प्रकार का है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी है तो उसे कुछ इस तरह की वेबसाइट दी गई है जैसे jkpolice.gov.kashmirattack.expose। तो इस तरह से आप देखिए कि सरकारी वेबसाइट्स को इन्होंने स्पूफ भी करा है। जब एबीपी न्यूज ने इस मॉडस ऑपरेंडी की पड़ताल की तो सामने आया कि इन दोनों स्पूफ वेबसाइट्स के सर्वर बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया में है, साथ ही इनका आईएसपी पाकिस्तान में एक्टिव है।
देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ और आईटी मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी R&D टीम के सदस्य अमित दुबे की माने तो ये चालबाज पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियों का एक तरीका है जिसमें ISI सीधे तौर पर शामिल है और मकसद सैन्य अफसरों और पुलिस अधिकारियों के फोन हैक करके जरूरी जानकारी जुटाना है। JNK के ऑफिसर का मैसेज आया जिसमें gov.in को सुपर फिक्स करके कुछ आगे की वेबसाइट के आगे डाल के एक फेक वेबसाइट बना देते हैं लोग और उसके थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि रिपोर्ट ऑन पहलगाम अटैक और फर्दर न्यू फाइंडिंग्स और समथिंग करके, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेज जा रहे हैं। ये PDFs हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, इसके थ्रू उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि यदि वो उनको देखेंगे तो इवेंचुअली उनके फ़ोन हैक किए जा सकते हैं। तो ये लगातार एक साइबर वॉर पाकिस्तान ने छेड़ दिया है और न सिर्फ भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बल्कि शांति को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। करगिल युद्ध लड़ चुके सेना के रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू के मुताबिक ये न सिर्फ पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 5 फ्रंट युद्ध का हिस्सा है बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की ठोस रणनीति है, जहां पुलिस अधिकारियों का फोन और लोकेशन हैक करके पाकिस्तान आतंकियों को जरूरी जानकारी सप्लाई करेगा तो वायुसेना अधिकारियों का फोन हैक करके अपनी सेना को अलर्ट करेगा। लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए टारगेट को उस जगह में अपने मिसाइल या अपने जो उनके रॉकेट्स हैं उनको टारगेट्स के ऊपर भेजने के लिए और उससे सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो, उसके लिए उनको लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये साइबर वॉरफेयर तो यही है एक्चुअली। अगर आप हम जब कह रहे हैं ना साइबर वॉरफेयर में हमें साइबर स्पेस में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही है साइबर स्पेस में लड़ाई, उसका एक ही अंग। फोन हैक करके पैसे लूटने वाले साइबर अपराधी तो सक्रिय हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में पाकिस्तान की ISI भी पूरी तरह से जुट चुकी है। ABP न्यूज़ के पास वो वीडियो भी मौजूद है जहां पर पंजाब में ISI के अधिकारी फोन कर रहे हैं और आर्मी की मूवमेंट पता करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से अब ये नया मामला हुआ है, लेकिन भारत हर कदम पर ISI को पटखनी दे रहा है।